इस वीडियो में हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और इन दोनों को कंसेप्चुअल लेवल पर समझेंगे। इस पूरे कंसेप्ट को मैंने छोटे छोटे सब टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले तो हम इन दोनों कंसेप्ट्स के बेसिक्स को समझेंगे और फिर उसके बाद हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट के पीरियोडिक ट्रेंड को देखेंगे कि डाउन द ग्रुप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट कैसे बिहेव करते हैं और लेफ्ट टू राइट पीरियड में इनका क्या बिहेवियर है और कौन से फैक्टर्स इस ट्रेंड को अफेक्ट करते हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट के बेसिक कंसेप्ट से। तो ये तो हमें पता ही है कि एक एटम के अंदर दो तरह के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। और ये दोनों चार्जेस आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के जरिए इंटरेक्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऐसी फोर्सेस हैं जो दो चार्जेस के दरमियान एक्ट करती हैं। हमारे पास एक एटम के अंदर दो तरह की फोर्सेस या दो तरह की इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस होती हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरेक्शंस तो वो हैं जो पॉजिटिव न्यूक्लियस और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में क्रिएट होती हैं। क्योंकि इन दोनों पर ऑपोजिट चार्जेस हैं तो इनके दरमियान जो इंटरेक्शंस हैं वो अट्रैक्टिव नेचर की होती हैं और इन्हीं अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को एटम के अंदर बांध कर रखता है। दूसरी टाइप की इंटरेक्शंस होती हैं तो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में। इलेक्ट्रॉन्स के सेम चार्ज की वजह से ये इंटरेक्शंस जो हैं वो रिपल्सिव नेचर की होती हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इनमें से कोई एक इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट हो और दूसरी बिल्कुल अनइम्पॉर्टेंट हो, बल्कि एक एटम के अंदर ये दोनों इंटरेक्शंस अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों उस एटम की बहुत सी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करती हैं। यानी अभी आगे चलकर हम देखेंगे कि किस तरह इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शंस जो हैं वो शील्डिंग इफेक्ट की वजह बनती हैं। और फिर अगर हम इसके साथ न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स की आपस की इंटरेक्शंस को भी ऐड कर लें तो हमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का कंसेप्ट मिलता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि डायरेक्टली शील्डिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को डिस्कस करने से पहले हम कूलम्स लॉ को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं जो इन दोनों टाइप्स के इंटरेक्शंस को डिफाइन करता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के दरमियान के डिस्टेंस के। अगर हम चार्जेस को एलिमेंट्री यूनिट्स में लें तो इलेक्ट्रॉन पर तो एक एलिमेंट्री चार्ज होगा और न्यूक्लियस पर उसके एटॉमिक नंबर के इक्वल चार्ज होगा। एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो तो कांस्टेंट रहता है और कभी भी चेंज नहीं होता, लेकिन न्यूक्लियस का चार्ज जो है वो वेरी करता है। अगर उस एटम का एटॉमिक नंबर कम है तो इसका मतलब है कि उसके न्यूक्लियस में कम प्रोटॉन्स हैं और ऐसे न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज भी कम होगा। और अगर एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो इसका मतलब हुआ कि उस एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं और इसीलिए उस न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज जो है वो ज़्यादा हो जाएगा और इसके रिजल्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगी। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान के डिस्टेंस के। अगर ये डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ज़्यादा हो जाएगी और अगर ये डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फोर्स कम लगेगी। और अब जबकि हमने कूलम्स लॉ को भी रिवाइज कर लिया है तो अब हम एटम की दोनों तरह की इंटरेक्शंस को समझते हैं जिससे हमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट की डीपर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो पहली बात तो ये है कि क्योंकि एटम के अंदर सभी पॉजिटिव चार्जेस यानी प्रोटॉन्स एक सेंटर में कंसंट्रेटेड हैं तो इसलिए एटम के सेंटर में एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। न्यूक्लियस के पास वाले रीजन में ये फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे ये फील्ड वीक होता रहेगा। फिर पॉजिटिव चार्ज के ऑपोजिट जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सब का टोटल चार्ज तो प्रोटॉन्स के चार्ज के इक्वल है, लेकिन वो एक जगह पर इकट्ठे नहीं है बल्कि वो एटम के अंदर डिस्पर्स्ड हैं, जिससे एटम के अंदर नेगेटिव चार्जेस के छोटे छोटे रीजन्स बन जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के पास में होंगे उन पर न्यूक्लियस की स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी और जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से थोड़ा डिस्टेंस पर होंगे उन पर यह फोर्स कम लगेगी। और अगर हम इस सबको 4 पॉइंट्स में समराइज करें तो वो 4 पॉइंट्स ये होंगे। पहला कि एटम के अंदर न्यूक्लियस की फॉर्म में एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज है। फिर नेगेटिव चार्जेस छोटे छोटे रीजन में सारे एटम के अंदर डिस्पर्स्ड हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्वांटिटी में तो इक्वल हैं, लेकिन सभी इलेक्ट्रॉन्स पर इक्वल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगेगी। जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के पास में होंगे उन पर फोर्स ज़्यादा लगेगी और जो दूर होंगे उन पर फोर्स कम लगेगी। फिर एटम के अंदर सेकंड टाइप की इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस होती हैं इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स रिपल्शन की फॉर्म में, और इन रिपल्शंस की फर्दर दो टाइप्स और हैं। पहली टाइप में तो वो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं जो सेम शेल से बिलोंग करते हैं, जैसे कि ये फर्स्ट शेल के दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। वैसे तो शेल इस तरह टू डायमेंशनल स्ट्रेट लाइन में नहीं होते, लेकिन मैंने चीज़ों को सिंपल रखने के लिए एक स्ट्रेट लाइन पर इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज कर दिया है ताकि हमारे लिए चीज़ों को समझना आसान रहे। तो ये सेम शेल के इलेक्ट्रॉन्स आपस की रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए अपने दरमियान के डिस्टेंस को इंक्रीज कर देते हैं ताकि रिपल्सिव फोर्सेस कम से कम लग सकें। फिर सेकंड टाइप की रिपल्सिव इंटरेक्शंस होती हैं दो डिफरेंट शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में। जिस तरह ये फर्स्ट और सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में रिपल्शन क्रिएट हो रही है, जिससे सेकंड शेल वाला इलेक्ट्रॉन इस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन से दूर जा रहा है और अपने डिस्टेंस को इंक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से वो न्यूक्लियस से भी फर्दर दूर चला जाएगा। और अगर अब हम इस सब को समराइज करें तो 3 पॉइंट्स बनेंगे। इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स रिपल्शन की फर्स्ट टाइप है सेम शेल के इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में और सेकंड टाइप है डिफरेंट शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में। और इन दोनों टाइप के इंटरेक्शंस में इलेक्ट्रॉन्स रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए आपस के डिस्टेंस को इंक्रीज कर देते हैं। और अब हम फाइनल स्टेप में इन दोनों इंटरेक्शंस को कंबाइन करके
इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट्स को स्टडी करेंगे, जिससे हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट को समझ सकेंगे। तो सबसे पहले तो हम न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स इंटरेक्शंस को ग्रीन एरो से इंडिकेट कर देते हैं। फर्स्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि न्यूक्लियस से पास हैं तो उन पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करेगी, और सेकंड शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि न्यूक्लियस से दूर हैं तो उन पर यह फोर्स थोड़ी सी कम लगेगी। लेकिन हमने एटम के अंदर सेकंड टाइप की रिपल्सिव इंटरेक्शंस भी देखी थी, हम उन्हें भी इस डायग्राम में ऐड कर लेते हैं। इनमें फर्स्ट टाइप की इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस होती हैं सेम शेल के इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन की फॉर्म में, और सेकंड टाइप की इंटरेक्शंस होती हैं दो डिफरेंट शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में। अभी के लिए हम फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस को इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर फोकस करते हैं, और इस एक इलेक्ट्रॉन पर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उनको सेपरेट कर लेते हैं ताकि उनको स्टडी करना आसान हो जाए। अब अगर हम ऑब्जर्व करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर सिर्फ एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है न्यूक्लियस की अट्रैक्शन की फॉर्म में, और इनर शेल के दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस एक इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रही हैं, जिसकी वजह से दो रिपल्सिव फोर्सेस भी लग रही हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में अप्लाई हो रही हैं। न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रही है, लेकिन रिपल्सिव फोर्सेस उस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से दूर रिपेल करने की कोशिश कर रही हैं। और अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एक्ट करने वाली टोटल फोर्स को कैलकुलेट करना चाहें तो हम अट्रैक्टिव फोर्स में से रिपल्सिव फोर्सेस को माइनस कर देंगे, और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाली टोटल फोर्स हो जाएगी। ये इक्वेशन जो हमें मिली है, हम इस इक्वेशन से एक और इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं, ये वाली, जो हमें ये बता रही है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर जो न्यूक्लियस का एक्चुअल चार्ज लग रहा है वो एक्सपेक्टेड चार्ज के इक्वल नहीं है, बल्कि उस चार्ज का कुछ हिस्सा इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन की फॉर्म में माइनस हो रहा है, और इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले इस एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज को ही हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। यानी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं उन तक न्यूक्लियस की अट्रैक्शन पूरी तरह नहीं पहुंचती, और जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरह से बिहेव करते हैं जैसे वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस की अट्रैक्शन से रोक रहे हो या शील्ड कर रहे हो, और इसी इफेक्ट को शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। और अगर हम इन दोनों कंसेप्ट्स को कंसाइज डेफिनेशन की फॉर्म में लिखें तो वो कुछ इस तरह से होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि ये किसी भी इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला वो एक्चुअल चार्ज है जो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के शील्डिंग इफेक्ट को एक्सपेक्टेड न्यूक्लियर चार्ज में से माइनस करने के बाद बचता है। और शील्डिंग इफेक्ट भी सिंपली एक फिनोमिनन है जिसमें दूसरे इलेक्ट्रॉन्स किसी एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले न्यूक्लियर चार्ज को अपनी रिपल्शन की वजह से कम कर देते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम जी सब एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सपेक्टेड न्यूक्लियर चार्ज उस एटम के एटॉमिक नंबर जी के इक्वल है। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को हम शील्डिंग कांस्टेंट कहते हैं, जिसे एस या सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। और यह इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट का बेसिक कंसेप्ट है। अब हम चीज़ों को थोड़ा सा एडवांस करते हैं और उन फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट को कंट्रोल करते हैं। और ये टोटल दो फैक्टर्स हैं। पहला तो है टोटल न्यूक्लियर चार्ज, और दूसरा फैक्टर है वो इलेक्ट्रॉन्स जो उस एक इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। सबसे पहले हम न्यूक्लियर चार्ज को डिस्कस करते हैं। किसी भी एटम का टोटल न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली इफेक्ट करता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को, क्योंकि अगर न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज स्ट्रॉन्ग होगा तो सिंपल सी बात है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स तक अट्रैक्शन की फोर्स ज़्यादा पहुंचेगी, जिससे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। लिथियम के न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन्स हैं और कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स हैं, यानी कार्बन एटम का न्यूक्लियर चार्ज लिथियम के न्यूक्लियर चार्ज से स्ट्रॉन्ग है, और इसीलिए कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तक लिथियम के इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पहुंच रहा है। फिर सेकंड फैक्टर है उस एटम के दूसरे इलेक्ट्रॉन्स जो कि उस एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। ये तो आपको पता ही है कि एक एटम में 2 तरह के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहले हम कोर इलेक्ट्रॉन्स का इफेक्ट स्टडी करते हैं। कोर इलेक्ट्रॉन्स का इफेक्ट तो सिंपल है, जैसे जैसे कोर इलेक्ट्रॉन्स के शेल्स इंक्रीज होंगे वैसे वैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से दूर होते रहेंगे, जिससे न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ता रहेगा। फिर शेल्स के इंक्रीज होने की वजह से कोर इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन की लेयर्स भी इंक्रीज होती रहेंगी। यानी अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के दरमियान में एक कोर शेल है तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की लेयर बनेगी, और इस एक सिंगल रिपल्शन लेयर का शील्डिंग इफेक्ट कम होगा और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। अगर 2 कोर शेल्स होंगे तो रिपल्शन की 2 लेयर्स बन जाएंगी और शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा। और जैसे जैसे कोर इलेक्ट्रॉन्स के शेल बढ़ते जाएंगे रिपल्शन की लेयर्स भी बढ़ती जाएंगी और शील्डिंग इफेक्ट भी उसी हिसाब से ज़्यादा होता रहेगा। मतलब कोर शेल्स बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस की लेयर भी बढ़ेंगी, जिससे और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड करेंगे और शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा। फिर सेकंड टाइप के इलेक्ट्रॉन्स में आते हैं वैलेंस शेल के ही इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस शेल के सभी इलेक्ट्रॉन्स सेम नहीं होते, बल्कि वो इलेक्ट्रॉन्स भी सब शेल्स में डिवाइडेड होते हैं। और अगर हमें याद हो तो ये पॉइंट भी हमने डिस्कस किया था कि सेम शेल के इलेक्ट्रॉन्स भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो वही केस हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अभी के लिए हम कोर इलेक्ट्रॉन्स को इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर फोकस करते हैं। अगर हम वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के सब शेल्स को एक्सपैंड करें तो वो कुछ ऐसे होगा। 3s सब शेल के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के सबसे पास होंगे, 3s के बाद 3p के इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और उसके बाद सबसे लास्ट में 3d के इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। 3d सब शेल के इलेक्ट्रॉन्स को 3p और 3s के इलेक्ट्रॉन्स शील्ड कर रहे हैं, 3p के इलेक्ट्रॉन्स को 3s के इलेक्ट्रॉन्स शील्ड कर रहे हैं
और 3s के इलेक्ट्रॉन्स को किसी भी सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स शील्ड नहीं कर रहे। फिर इसके अलावा सबशेल्स की शेप भी बहुत मैटर करती है। इस इफेक्ट को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि किस शेप के सबशेल में नेगेटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है और किस शेप में ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। जिस सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए ज़्यादा स्पेस मिलती है, उस सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज डाइल्यूट हो जाता है और शील्डिंग इफेक्ट कम हो जाता है। और जिन सबशेल में ये स्पेस कम होती है, वहाँ इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज कंसंट्रेट हो जाता है और शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो जाता है। एस सबशेल के इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक स्फेरिकल शेप के रीजन में मूव करते हैं, जिससे नेगेटिव चार्ज एक छोटे से रीजन में कंसंट्रेट हो जाता है और फिर स्फेरिकल शेप की वजह से एस सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस को पूरी तरह से कवर कर लेते हैं और इस वजह से एस सबशेल की शील्डिंग पावर बाकी सभी सबशेल्स के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा होती है। फिर पी सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स डंबल की तरह के इन दो रीजन में मूव करते हैं और इसलिए इन पी सबशेल्स में इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज इतना ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं होता और इन दो रीजन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिससे पी सबशेल की शील्डिंग पावर कम हो जाती है। और इसी तरह डी सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए 4 रीजन मिल जाते हैं, जिससे नेगेटिव चार्ज और ज़्यादा वीक हो जाता है और डी सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग पावर एस और पी सबशेल के मुकाबले में काफ़ी कम हो जाती है। और अब अगर हम इन सभी पॉइंट्स को समराइज करें, तो कोर इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग पावर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग पावर से कहीं ज़्यादा होती है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी इक्वली शील्ड नहीं करते। एस सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग पावर काफ़ी ज़्यादा होती है, उसके बाद पी सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद डी सबशेल के और सबसे लास्ट में एफ सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। और अब हम आखिर में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट के पीरियोडिक ट्रेंड को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम ग्रुप्स में इन इफेक्ट्स को डिस्कस करते हैं। जब हम पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, तो एटम्स के अंदर एक न्यू शेल इंक्रीज होता है, यानी हाइड्रोजन के एटम में एक ही शेल होता है, लिथियम के एटम में एक और शेल ऐड हो रहा है, सोडियम में शेल 2 से 3 हो जाते हैं, पोटेशियम में 4, रुबिडियम में 5, सीजियम में 6 और फ्रेंशियम में 7 शेल्स होते हैं। यानी डाउन द ग्रुप अगर हम किसी भी एलिमेंट को लें, तो उनमें उनके पिछले एटम से एक शेल ज़्यादा होता है। और अगर हमें याद हो, तो शेल्स के इंक्रीज होने से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है और डिस्टेंस के इंक्रीज होने से इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स डिक्रीज हो जाती है। फिर शेल के इंक्रीज होने से इलेक्ट्रॉनिक डिपल्शन के लेयर्स भी इंक्रीज होती हैं, जिससे शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है। लेकिन अगर आप डाउन द ग्रुप देखें, तो एटॉमिक नंबर भी तो इंक्रीज हो रहा है, यानी जितने इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, उसी हिसाब से प्रोटॉन्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डाउन द ग्रुप कांस्टेंट रहेगा और या फिर थोड़ा सा इंक्रीज करेगा। बल्कि अगर आप विकिपीडिया पर एलिमेंट्स के दिए गए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस को स्टडी करें, तो आप देखेंगे कि वहाँ भी डाउन द ग्रुप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर आप इन्हीं वैल्यूज़ को लें और इनसे एक न्यू वैल्यू कैलकुलेट करें, जिसे परसेंटेज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं, तो अब आपके लिए ग्रुप में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कंपेयर करना आसान हो जाएगा। परसेंटेज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का बेसिकली मतलब ये है कि एक एटम के एक्चुअल चार्ज का कितने परसेंट हिस्सा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पर अट्रैक्टिव फोर्स की फॉर्म में एक्ट कर रहा है। और जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप मूव करेंगे, ये परसेंटेज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और ज़्यादा कम होता रहेगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम सिर्फ डाउन द ग्रुप एलिमेंट्स के इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को देखें, तो वो तो इंक्रीज हो रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में उस एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पर लगने वाली न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्स डिक्रीज हो रही होगी। और इसीलिए हमें डाउन द ग्रुप एलिमेंट्स के इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस को कंपेयर करने के लिए ये न्यू टर्म यूज़ करना पड़ती है। परसेंटेज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होने की मेन वजह तो यही है कि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, जिससे एक तो कोर इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्सिव लेयर्स इंक्रीज हो जाती हैं, जिसकी वजह से डाउन द ग्रुप शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है। और फिर इसी के साथ साथ नंबर ऑफ शेल्स के बढ़ने से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस से डिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है और डिस्टेंस के इंक्रीज होने से कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्सेस भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती हैं। और इन दोनों फैक्टर्स का नेट रिजल्ट यही निकलता है कि डाउन द ग्रुप परसेंटेज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है। फिर अगर हम पीरियड में लेफ्ट राइट मूव करें, तो चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करें, तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, जिससे न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लेकिन जहाँ एटॉमिक चार्ज इंक्रीज हो रहा है, वहीं पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी तो इंक्रीज हो रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स न्यू शेल नहीं बना रहे, बल्कि लेफ्ट टू राइट नंबर ऑफ सबशेल्स इंक्रीज होते हैं। लिथियम और बेरिलियम एटम के इलेक्ट्रॉन्स एस सबशेल में हैं और बोरोन से लेकर नियोन तक जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनके इलेक्ट्रॉन्स पी सबशेल में हैं। लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंक्रीज होती है और इलेक्ट्रॉन्स के इंक्रीज होने से शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है। लेकिन हमने यह भी कुछ देर पहले डिस्कस किया था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग पावर बहुत कम होती है। शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज तो होता है, लेकिन ये इतना कम होता है कि इससे ओवरऑल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर कोई इतना फर्क नहीं पड़ता और नेट रिजल्ट यही निकलता है कि लेफ्ट टू राइट पीरियड में एलिमेंट्स का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। और यहाँ पर हमारा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कंक्लूड होता है। फ्यूचर में हम इन्हीं दो कंसेप्ट्स के बेस पर एलिमेंट्स की बहुत सी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टॉपिक से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसे स्लेटर्स रूल कहते हैं। स्लेटर्स रूल को यूज़ करके हम किसी भी इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।